नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 21 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। जल्द लॉन्च होगा स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार की सहमति पर अंतिम दौर में चल रही प्रक्रिया। हिमाचल में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद स्मार्ट मीटर की टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक शिमला और धर्मशाला में ही स्मार्ट मीटर लगाए हैं। 3,700 करोड़ रुपए की इस परियोजना में से 1,900 करोड़ रुपए स्मार्ट मीटर पर खर्च होने हैं और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अब आखिरी पड़ाव पर है। गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर की कीमत 10,000 रुपए के आसपास मानी जा रही है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं को एक मुश्त नहीं करना होगा, बल्कि मीटर रेंट या अन्य सुविधाओं के नाम पर किस्तों में वसूली उपभोक्ताओं से होगी। उपभोक्ताओं को 100 से 125 रुपए तक बिजली बिल के साथ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली फ्री है और ऐसे उपभोक्ताओं से राज्य सरकार मीटर रेंट भी नहीं ले रही है। प्रदेश में करीब 26 लाख उपभोक्ताओं में से 15 लाख ऐसे हैं जो 125 यूनिट तक बिजली की खपत कर रहे हैं। इसके एवज में सरकार बिजली बोर्ड को 1,200 करोड़ रुपए की सब्सिडी हर साल चुका रही है। इसका भुगतान अलग अलग तिमाही किस्तों में किया जा रहा है। यहाँ बात बिजली बोर्ड की करें तो आरडीएस इस योजना के 3,700 करोड़ रुपए दो हिस्सों में बांटे हैं। इनमें से 1,800 करोड़ रुपए आवश्यक रखरखाव पर खर्च होने हैं। इस खर्च में केंद्र सरकार और बिजली बोर्ड के बीच 90 से 10 की हिस्सेदारी तय है, जबकि स्मार्ट मीटर के 1,900 करोड़ में करीब 400 करोड़ ही सब्सिडी के तौर पर बिजली बोर्ड को मिलेंगे। 1,500 करोड़ बोर्ड को मीटर लगवाने पर खर्च करने होंगे। दूसरी ओर 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वालों का भार राज्य सरकार पर पड़ने की संभावना है। यूनियन ने कांगड़ा के नगरोटा बगवा और मंडी के जोगिंद्रनगर में 2 बड़े आयोजन किए हैं और इन दोनों जगहों स्मार्ट मीटर का बड़े पैमाने पर विरोध जताया है। स्मार्ट मीटर पर मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि स्मार्ट मीटर टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है तो इसका बड़ा असर कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कर्मचारी यूनियन भविष्य में उपभोक्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री से एक बार फिर इस संबंध में मुलाकात की जाएगी और उन्हें स्मार्ट मीटर से होने वाले नुकसान की जानकारी देंगे। कंदरौड़ी में 268 करोड़ के प्लांट का शिलान्यास, सीएम सुक्खू बोले, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंदरौड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वरुण बिवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। इस उद्योग के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह दिन कांगड़ा जिला के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्लांट इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आशातीत बदलाव लाएगा। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताएं 3 माह में पूरी की गई है। उधर विधायक मलेंद्र राजन ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में पेप्सी का मेगा प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे तथा कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र आर्थिक रूप से संपन्न होगा। इस दौरान वरुण बिवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया ने कहा कि यह पेप्सी प्लांट लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक उन्नति आएगी। हिमकेयर आयुष्मान में सरकार को 218 करोड़ की देनदारी, दोनों योजनाओं पर 15 नवंबर तक खर्च हुए 430.56 करोड़। हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश सरकार की देनदारियां लगातार बढ़ रही है। इन दोनों योजनाओं को सिरे चढ़ाने में जुटी प्रदेश सरकार पर अभी 218 करोड़ 34 लाख रुपए का कर्ज है। इनमें से इसमें मुख्यमंत्री हिमकेयर में सबसे ज्यादा 190.32 करोड़ और आयुष्मान भारत 28.02 करोड़ है। दोनों योजनाओं के तहत स्वास्थ्य विभाग की 218.34 करोड़ की देनदारियां सूचीबद्ध अस्पतालों में लंबित है। गत 3 वर्षों में दिनांक 15 नवंबर 2023 तक इन योजनाओं पर उपचार के लिए 811.25 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। दिसंबर 2022 से 15 नवंबर 2023 तक 430.56 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न बीमारियों के इलाज पर खर्च हुई है। इसमें आयुष्मान भारत में 79.12 करोड़, मुख्यमंत्री हिमकेयर में 351.44 करोड़ खर्च किए गए हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 287 अस्पताल और मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 278 अस्पताल उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में हिमकेयर और सहारा योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान सहित खर्च की गई राशि में 149.00 करोड़ की राशि खर्च की गई है। योजना बजट का प्रावधान 111.86 करोड़ था। मुख्यमंत्री सहारा योजना में 62.22 करोड़ और मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना 37.53 करोड़ खर्च किए हैं। विधानसभा सत्र में गूंजा मुद्दा। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र में इस मामले की खूब गूंज सुनाई दी है। विधानसभा में सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन परमार और श्रीनयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा ने इन दोनों योजनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। 15 नवंबर तक बने 78,365 नए हिमकेयर कार्ड। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि इन योजनाओं के तहत अस्पतालों ने निःशुल्क उपचार करना और विभाग के क्लेमों की अदायगी एक निरंतर प्रक्रिया है। हिमकेयर योजना के तहत कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। 15 नवंबर तक हिमकेयर योजना में 78,365 नए कार्ड बने और 30,199 लाभार्थी सहारा योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पंजीकृत है। कैसे बचेंगे निजी अस्पताल? राज्य में ज्यादातर निजी अस्पताल स्वरोजगार का हिस्सा हैं और कई डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर शुरू किए हैं। सीमित संसाधनों में ये अस्पताल बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, पर हिमकेयर योजना उन्हें कंगाल करने पर उतारू है।
छोटे छोटे अस्पतालों को 30 से 30 लाख सरकार से लेने हैं, पर उन्हें धैला नहीं मिल रहा। अस्पतालों को महंगा इलाज देने के बाद अब स्टाफ को जारी रखना मुश्किल हो रहा है। सरकारी निजी के रेट बराबर क्यों? सरकारी और निजी अस्पतालों में हिमकेयर के तहत इलाज करने के लिए सरकार ने एक जैसी दर रखी है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से लेकर हर तरह के खर्च जब सरकार उठाती है, तो उन्हें निजी जितने पैसे क्यों? होना तो यह चाहिए कि सरकारी अस्पतालों की इन योजना के तहत दर कम की जाए और निजी की दर बढ़ाई जाए। निजी अस्पताल सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। नए मतदाता बनाने को खास इंतजाम। विधानसभा क्षेत्रों में तैनात होंगे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। चुनाव चाहे विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के, भारत निर्वाचन आयोग हमेशा नए पात्र युवा वोटरों का नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए समय समय पर कोई न कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इस बार वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों से पूर्व निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी नए पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए खास फोकस करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समर्पित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों डेडिकेटेड ARO की तैनाती करने का निर्णय लिया है। यह तैनाती पूरे प्रदेश में की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कहीं BDO तो कहीं नायब तहसीलदार को डेडिकेटेड ARO बनाया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले युवाओं का मतदाता सूचियों में पंजीकरण अभी भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं पाया गया है। इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने डेडिकेटेड ARO की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में गठित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों ELC के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे तथा विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इसके साथ ही वे संभावित पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। बताते हैं कि ये अधिकारी हर महीने के तीसरे शनिवार को इन संस्थानों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में भी भाग लेंगे। वे ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण की जानकारी भी देंगे। डेडिकेटेड ARO को शिक्षण संस्थानों में मतदाता पंजीकरण से संबंधित हर तिमाही का डाटा तैयार करना होगा। काम जिम्मेदारियों की जानकारी को कार्यशालाएं। निर्वाचन विभाग के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला के अनुसार मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी नए पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए खास फोकस किया जा रहा है। हमीरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्तियां कर दी गई हैं। इन अधिकारियों का डेडिकेटेड ARO के कार्यों एवं जिम्मेदारियों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। हमीरपुर जिला की बात करें तो भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर और नादौन में BDO को डेडिकेटेड ARO बनाया गया है, जबकि बड़सर में नायब तहसीलदार को यह जिम्मेदारी दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज वसूलने पर रोक। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, पुरानी दरों पर देते रहें UT। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ औद्योगिक इकाइयों से 1 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज वसूलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक लगाते हुए कोर्ट ने औद्योगिक इकाइयों को पुरानी रियायती दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देते रहने के आदेश भी दिए। ACMI जेनेरिज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा दायर मामलों की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश पारित किए। प्रार्थी कंपनी ने 1 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना को याचिका के माध्यम से यह कहकर चुनौती दी है कि इस अधिसूचना के तहत गलत तरीके से उनसे बिजली पर बढ़ाई हुई दर वसूली जा रही है।
जबकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एक्ट 2018 के मुताबिक इस बाबत स्वीकृति व रियायत प्राप्त कर रखी है। प्रार्थी कंपनी के अनुसार औद्योगिक नीति के मुताबिक उन्होंने अपनी औद्योगिक इकाई का विस्तार किया। इसके पश्चात प्रार्थी कंपनी ने रियायती इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एक्ट 2018 के मुताबिक आवेदन किया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी कंपनी की दलीलों से सहमति जताते हुए प्रार्थी कंपनी से 1 सितंबर को पारित अधिसूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर स्थगन आदेश पारित कर दिए। सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र पर फैसला सुरक्षित। प्रदेश हाई कोर्ट में सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर 3 दिन चली सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ लोगों ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में याचिकाएं दायर की है, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ छात्रों और अभ्यर्थियों ने जनजाति से जुड़े प्रमाण पत्रों की मांग भी की है, जिससे वे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सके। इन सभी मामलों पर सुनवाई पूरी न होने पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद जिला सिरमौर ने आरोप लगाया है कि बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के ही उक्त क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आहुति दे दूंगा पर कुर्सी का अपमान नहीं सहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय को खूब सुनाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से खुद की मिमिक्री किए जाने और राहुल गांधी के वीडियो बनाने पर अब राज्यसभा में भी नाराजगी जताई है। बुधवार को उन्होंने सदन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुझे इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी खल रही है। जगदीप धनखड़ ने दिग्विजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि 138 साल पुरानी पार्टी है, आपको सब पता है, लेकिन आपकी चुप्पी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि अपमान का कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है और आनंद लेता है। उन्होंने कहा कि आप यह बात सुन लीजिए कि जगदीप धनखड़ की कितनी ही बेइज्जती करो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की और मेरे वर्ग की बेइज्जती न करें। मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। कोई मेरी बेइज्जती करता है तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन पद की गरिमा को बनाए रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं अपने पद की गरिमा की रक्षा नहीं कर सका। इस सदन की गरिमा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। 7 पीढ़ी तक नहीं भूलते दुश्मनी, बदला लेंगे। टीएमसी सांसद की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली में जाट समाज के कुछ लोगों ने पंचायत भी की है। इस पंचायत के बाद जाट समाज के एक नेता सुखचैन सिंह ने कहा कि हमारे बड़े का अपमान हुआ है और हम इसका बदला लेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को धूल चटा देंगे। देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली एक बड़ी पार्टी का नेता उपराष्ट्रपति के अपमान का वीडियो बना रहा था। यह गलत बात है। यह किसानों के साथ एक मजाक है कि उनका बेटा यदि संसद में बैठा है और राज्यसभा का सभापति है तो उसकी मिमिक्री की जाए। यही नहीं, देश की बड़ी पार्टी का नेता उसका वीडियो बनाता है।
उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा में घंटे भर खड़े रहे मंत्री और सांसद। नई दिल्ली। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के राज्यसभा सांसदों ने बुधवार को सदन के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सदन का कार्यवाही के दौरान एनडीए के सभी सांसद मंत्री सदन में घंटे भर तक खड़े रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि एनडीए सदस्य उपराष्ट्रपति के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए 1 घंटे तक सदन में खड़े रहेंगे। जोशी ने कहा कि जो कुछ हुआ हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सभी हदें पार हो रही हैं। वे बार बार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र पर मांगी ताज़ा रिपोर्ट। हाई कोर्ट के सरकार को आदेश। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा नशा। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर सवाल उठाते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। राज्य सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताते हुए जमीन की तलाश करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेश में नशाखोरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। सरकार से उम्मीद है कि वह नशा मुक्ति में तेजी लाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी। कोर्ट ने किन्नौर, लाहुल एवं स्पीति और बिलासपुर में नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात सरकार को सकारात्मक सोच के साथ ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए। इस मामले में हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को भी प्रतिवादी बनाया है। हाई कोर्ट ने अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए। खबर में बताया है कि हिमाचल को नशा मुक्त राज्य बनाने के राज्य सरकार के दावों के बावजूद एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्र की स्थिति एक अलग कहानी कहती है, जबकि कुल्लू महिला धर्मशाला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में स्थापित केंद्र पहले अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अभी तक चालू नहीं हुए हैं। 2019 में शिमला में शुरू किया 15 बेड का केंद्र बंद होने की कगार पर है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान केंद्र से अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश में शिमला, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर में 60 बिस्तरों की कुल क्षमता के साथ 4 कार्यात्मक IRCA हैं। अन्य 3 पूरी क्षमता से चल रहे हैं। मामले पर सुनवाई 9 जनवरी को होगी। नाबार्ड के प्रोजेक्ट पर मांगी प्रशासनिक मंजूरी। पीडब्ल्यूडी ने तेज की प्रक्रिया। दिसंबर में 2 किस्तों में मिले हैं 31 प्रोजेक्ट। लोक निर्माण विभाग ने नाबार्ड में मंजूर प्रोजेक्ट के टेंडर की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रशासनिक मंजूरी के लिए इन प्रोजेक्ट को भेजा है। प्रशासनिक मंजूरी के बाद टेंडर होंगे और काम शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी को दिसंबर महीने में 2 किस्तों में 31 प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट की प्रक्रिया पूरी करने को 30 दिन की मोहलत तय की गई है। इनमें 13 दिसंबर को 99.572 करोड़ रुपए के 16 प्रोजेक्ट की सभी औपचारिकताएं विभाग को 2 जनवरी तक पूरी करनी है, जबकि 18 दिसंबर को 123 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट की प्रक्रिया 7 जनवरी तक पूरी होगी। इन दोनों प्रोजेक्ट के टेंडर जनवरी के पहले हफ्ते से लगना शुरू हो जाएंगे। इससे पूर्व पीडब्ल्यूडी इन प्रोजेक्ट को प्रशासनिक और विशेषज्ञ समिति की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी में है। नाबार्ड ने 18 दिसंबर को 15 सड़कों की चौथी खेप को मंजूरी दी है। इस साल अब तक 62 प्रोजेक्ट मंजूर किए जा चुके हैं।
इन प्रोजेक्ट के माध्यम से 495.152 करोड़ की राशि ऋण के रूप में पीडब्ल्यूडी को मिलेगी। अब तक मिली मंजूरी में अगस्त महीने में 142.38 करोड़ रुपए की राशि 16 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। सितंबर महीने में 130.26 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। इसके बाद 13 दिसंबर को 99.572 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट और 18 दिसंबर को 123 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। पीडब्ल्यूडी ने इन सभी सड़कों को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है और मंजूरी के बाद नाबार्ड ने सभी तैयारियां 30 दिन में पूरी करने की सलाह दी है। जनवरी और फरवरी में काम शुरू होने के बाद मार्च तक शुरुआती हिस्से को पूरा करना होगा। पीडब्ल्यूडी करेगा निर्माण कार्यों की निगरानी। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड ने मंजूरी के साथ ही विभाग को 30 दिन में औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। इन औपचारिकताओं में प्रशासनिक और एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा नियोजन विभाग भी विभाग की औपचारिकताओं की जांच करेगा। तय समय पर विभाग सभी औपचारिकताओं को पूरी कर लेगा और इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ग्रामीण सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के आधार पर हो, इसके लिए निगरानी भी की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के अभियंता निरंतर निर्माण प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। क्रिसमस पर बम्पर ऑफर से रहें सावधान, असल जैसा दिखने वाला हो सकता है ठगी का लिंक। क्रिसमस को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। क्रिसमस की बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कहीं पर एक सामान की खरीद पर 50 से 70% तक की छूट का ऑफर दिया जा रहे हैं, तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। वहीं कपड़ों पर भी 50% तक की छूट दी जा रही है। ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और इस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए शातिरों ने नए नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इनमें असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए असली कंपनी के रूप, रंग और डिजाइन की वेबसाइट भी बना दी जाती है। इन पर क्लिक करते ही आपकी सारी गोपनीय जानकारी शातिरों के पास पहुंच जाती है। क्रिसमस पर ऑफर की बहार में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी किया है। साइबर सेल शिमला के एसपी रोहित मालपानी का कहना है कि क्रिसमस के त्योहारी सीजन में किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कुछ शंका हो तो कंपनी के आसपास की शाखा या शोरूम पर जाकर ऑनलाइन बाजार के लिए दिए जा रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार के दामों में आ रहे अंतर और फायदे के बारे में बेहतर जानकारी भी मिल जाएगी। JN1 वेरिएंट पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए शांडिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने की। बैठक में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य, महानिदेशक ICMR और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा धनीराम शांडिल ने वर्चुअल माध्यम से विधानसभा परिसर तपोवन धर्मशाला से भाग लिया। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN के कुछ मामले ध्यान में आने से प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और केंद्र सरकार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों की अनुपालन की जा रही है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस वेरिएंट को लेकर संवेदनशील है। ऐसा कोई मामला प्रदेश में रिपोर्ट नहीं हुआ है और विभाग पूरी सजगता से नजर बनाए हुए है। विभाग इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या से समय रहते निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। कोविड काल में भी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूर्ण क्षमता से कार्य किया था। प्रदेश में अभी तक इस वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और प्रदेशवासियों को किसी भी अफवाह में आने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को कोविड जैसे लक्षण वाले सभी मरीजों की टेस्टिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। वर्चुअल बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य डा गोपाल बेरी और CMO कांगड़ा डा सुशील शर्मा उपस्थित रहे। दिल्ली में बिके 40 लाख रुपए के हिमाचली उत्पाद, कांगड़ा, चंबा और मंडी की धाम का जायका ले रहे देशी विदेशी पर्यटक। दिल्ली हाट के हिम महोत्सव में हिमक्राफ्ट उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों से गत 3 दिन में 40 लाख रुपए की बिक्री का अनुमान है। दूसरे और तीसरे दिन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों सहित विदेशी मेहमानों ने भी यहां जमकर खरीदारी की। क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए विभाग को 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान है। हिमक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक जतिन लाल ने बताया कि दिल्ली में प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों को काफी सराहा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने दिल्ली हाट में 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले हिम महोत्सव में हिमक्राफ्ट उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों की भारी मांग है। इसके अंतर्गत हिमक्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और कला, भाषा और संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों की बिक्री के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध करवाया है। हिम महोत्सव में कुल्लू और किन्नौरी शॉल, लाहौली मोजे और दस्ताने, चमड़े पर जरी और रेशम के धागे से महीन कारीगरी से तैयार चंबा चप्पल और धातु शिल्प का कमाल चंबा थाल, कांगड़ा पेंटिंग तथा कांगड़ा चाय और बांस व शिल्प उत्पाद, भेड़ ऊन, अंगोरा, पश्मीना, याक ऊन की हाथ से बुनी गई शॉल, सिरमौरी लोइया और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अचार और जैम सहित हिमाचली व्यंजनों में कांगड़ा, चंबा और मंडियाली धाम मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दिल्ली हाट में विभाग द्वारा हिमक्राफ्ट के 35, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश के 20 स्वयं सहायता समूहों, हिमक्राफ्ट के 5 और हिमाचली व्यंजनों की बिक्री के लिए 5 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। विभाग ने दिल्ली NCR के लोगों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल के विभिन्न जिलों के लोक नृत्यों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस तरह हिम महोत्सव में कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों के साथ साथ हिमाचल की लोक संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रदेश की अनूठी कला, संस्कृति और व्यंजनों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाना है। उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ाना भारतीय संविधान का अपमान, अमर्यादित व्यवहार से पूरी संसद की गरिमा भंग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का घमंडिया नेताओं ने जिस तरह उपहास किया, वह सिर्फ व्यक्ति या पद नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अपमान की पराकाष्ठा है।
इस अमर्यादित व्यवहार से पूरी संसद की गरिमा भंग हुई है। कल्याण बनर्जी द्वारा संसद भवन परिसर के अंदर ही राज्यसभा के सभापति का अपमानजनक नकल करना, घमंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा ठहाके लगाकर सार्वजनिक मजाक उड़ाना और एक नामदार युवराज द्वारा उसका वीडियो बनाना, उस पर हंसना सब दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता किस स्तर पर आ गई है। विपक्ष की यह हरकत दिखाती है कि आखिर क्यों वे सस्पेंडेड है। एक तरह से घमंडिया गठबंधन के शासन अपने सस्पेंशन को जस्टिफाई ही कर रहे हैं। श्री बिंदल ने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से लगता है कि उन्होंने विपक्ष में ही रहने का पक्का मन बना लिया है। अगर उनका यही हाल रहा तो विपक्ष आज जहां है, अगले चुनाव में वहां से भी पीछे हो जाएगा। चोरी छिपे होम स्टे चलाने पर जुर्माना, विधानसभा में आया पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून संशोधन विधेयक। प्रदेश सरकार पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून में संशोधन करेगी। कानून में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधेयक विधानसभा में पेश किया। संशोधित विधेयक में 6 माह की सजा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही जुर्माने की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है। विधेयक के अधिसूचित होने के बाद केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे होम स्टे अथवा अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद सरकार द्वारा तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण की औपचारिकताओं को 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। संशोधन के बाद पंजीकृत होम स्टे का लाइसेंस 2 साल तक वैध माना जाएगा। टीमेट मौत मामले में दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रणधीर शर्मा ने नियम 62 के तहत उठाया था मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रिकांगपिओ में टीमेट पद पर कार्यरत अजय कुमार की मौत मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नियमों के तहत करुणामूलक आधार पर नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर को एक नियोजित शटडाउन के दौरान 22 केवी न्यू किन्नौर फीडर पर बागबानी फार्म के पास शार्गों में रखरखाव का कार्य किया जा रहा था। काम करते समय अचानक अजय कुमार की जान चली गई। बिजली बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण करंट लगना प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई करके शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे पूर्व भाजपा के रणधीर शर्मा ने अजय कुमार की मौत का मामला नियम 62 के तहत उठाया। रणधीर शर्मा ने कहा कि 24 साल के नौजवान की मौत को लेकर अनेक शंकाएं पैदा हो रही हैं। हिमाचल में 3 फलों के दाम बढ़े, संतरे समेत ये 2 फ्रूट करेंगे बागबानों को मालामाल। हिमाचल सरकार ने बागबानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार बी और सी ग्रेड संतरा, माल्टा व किन्नू के रेट 2.5 से 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 साल में प्रदेश में इन फलों के दामों में सबसे बड़ी वृद्धि करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का उदाहरण दिया है। जानकारी के अनुसार इस बार पूरे प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 52 कलेक्शन केंद्र खोले जाएंगे। इसमें 32 HPMC व 20 हिमफेड के होंगे। अकेले कांगड़ा जिला की बात करें तो यहाँ कुल 21 कलेक्शन सेंटरों पर बागबान किन्नू, माल्टा व संतरा नए दामों पर बेच पाएंगे। जिला में HPMC के सेंटरों की बात करें तो ये बैजनाथ, भोगरवां, डाडासीबा, इंदपुर, जवाली, कंदरोड़ी, खुंडिया, कस्बा कोटला, नगरोटा, सूरिया,
परागपुर व शाहपुर में कलेक्शन सेंटर खोलेगी। हिमफेड की बात करें तो इसके कलेक्शन सेंटर वनखंडी, भेड़ू महादेव, धलियारा, जांच, ज्वालामुखी, लंज, लंबागांव, नगरोटा बगवा, पंचरुखी, रानीताल में होंगे। पूरे जिला की बात करें तो यहाँ नूरपुर, इंदौरा व फतेहपुर में इन फलों की पैदावार ज्यादा होती है। अन्य स्थानों पर भी इनकी प्रोडक्शन होती है। जिला में 11,000 हेक्टेयर एरिया में फल उत्पादन होता है। इसमें प्रोडक्शन 20,000 मीट्रिक टन है। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश के लाखों बागबानों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। बागबानी विभाग ने फार्मर्स हित में कई योजनाएं चलाई हैं। बागबानों को इन योजनाओं से जुड़कर इनका लाभ उठाना चाहिए। इस बार ज्यादा बढ़ोतरी। साल 2021 से 22 में बी ग्रेड किन्नू, माल्टा व संतरे के दाम 8.5 रुपए किलो थे। साल 2022 से 23 में इनके दाम 9.5 रुपए थे। इस बार 2023-24 में इनके दाम 12 रुपए किलो किए गए हैं। ये बढ़ोतरी 2.5 से 3 साल की है। इस बार मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जिला में 21 कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें 11 HPMC व 10 हिमफेड के होंगे। डा कमलशील नेगी, उपनिदेशक, बागबानी विभाग। बागबानों को उचित दाम मिलने चाहिए। बागबानों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। बागबानी विकास में सरकार वचनबद्ध है। जगत सिंह नेगी, बागबानी मंत्री। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।